Hello everyone, my name is Vishal Shukla. I am working in ITM group of institution as an assistant professor in Department of Mechanical Engineering. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 लीनियर प्रोग्रामिंग इन ऑपरेशनल रिसर्च एंड सप्लाई चेन। ये सब्जेक्ट आपका बीटेक मैकेनिकल 7 सेम फाइनल ईयर में हम पढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जुलाई दिसंबर 2020 सेशन में। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ओवरव्यू में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च, इसके कुछ प्रीरिक्विजिट का हमने बेसिक डिस्कस किया था, क्या नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा था, बात की थी व्हाई वी स्टडी दिस सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर ओनली। मैंने बताया था कि इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं। जब भी स्टूडेंट आपका फाइनल ईयर में आता है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, देन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर जॉब, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, टू फेस द इंटरव्यू एंड टू फेस द डिफरेंट इंडस्ट्री in which he have to perform or he have to at least know some knowledge about how their operations are performed in industry। तो अगर मैं ऑपरेशन रिसर्च की बात करूं तो एक सिंपल सा टर्म है, एक सिंपल डेफिनेशन होती है जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी आपसे। इट इज डिफाइंड एज अ रिसर्च ऑफ ऑपरेशंस। मतलब जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे इंडस्ट्री में उसके रिगार्डिंग कोई भी रिसर्च की जाती है तो उसको हम रिसर्च ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं। बहुत सारी डेफिनेशंस की ऑलरेडी अवेलेबल हैं बुक्स में, हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक दो डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक डेफिनेशन, एक फेमस क्यूट कह सकते हैं आप यहाँ पर, ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, अगर हम ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी हम एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले तो डिपार्टमेंट का एक फॉर्मेशन, प्रॉपर डिपार्टमेंट का एक फॉर्मेशन होना चाहिए। देन जो भी हम डिपार्टमेंट हमने बनाया है वो क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, जो भी ऑपरेशंस को होने हैं उसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। तो बहुत सारा हमको ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ने मिलता है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, क्या इंडस्ट्री के मेथड होते हैं, कौन कौन से चार्ट वो फॉलो करते हैं, फ्लो चार्ट फॉलो करते हैं इंडस्ट्री, ये सब हमें समझना होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ओवरव्यू में कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं इसमें हम सबसे पहले प्रीरिक्विजिट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए हमें सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। देन वी हैव आल्सो सम नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल सब्जेक्ट। जो भी मैकेनिकल के सब्जेक्ट अभी तक हम स्टूडेंट ने पढ़े होंगे 6 सेम तक, वो उसकी नॉलेज को होनी चाहिए। और स्पेशली इंडस्ट्रियल उसने पढ़ा है 5th सेम में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को पढ़ के ही स्टूडेंट ऑपरेशन रिसर्च पे आ रहा है यहाँ पर। एंड देन उसके बाद वो फिर इसमें जाके और भी इसके जो डिटेल में इसको डिस्कस करेगा, समझेंगे आगे। इंट्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? Linear programming is also called linear optimization, is a method to achieve the best outcome such as maximum profit or lower cost in a mathematical model whose requirements are represented by linear relationship. Linear programming is a special case of mathematical programming, also known as mathematical optimization. तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, आप जो भी मेथड ऑप्ट करते हो उसका बेस्ट पॉसिबल मेथड यहाँ पे हमको फाइंड करना है। मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और लो कॉस्ट, मीन्स प्रॉफिट अगर हो रहा है इट मीन्स वहां पे लो कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा पूरा ये मॉडल
वर्क करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब अगर बात करते हैं, जैसे मैं हमने ऑपरेशन रिसर्च की बात की थी अभी, तो ऑपरेशन रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, जो इसके लिए हमने फिर उसको सिलेबस को कैटेगराइज किया है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के, वो है उसके सिस्टम और ओरिएंटेशन। सिस्टम ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ है, मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन किया, तो दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टम का ओरिएंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, मीन्स एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए। हम जो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वेदर इट इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हर उसमें एक डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और उन डिपार्टमेंट का प्रॉपर फॉर्मेशन अगर नहीं होगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रन दैट ऑर्गेनाइजेशन इजीली। ठीक है, तो एक सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च का। ठीक है, देन सेकेंड अगर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें, द यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि आप एक फिक्स डिपार्टमेंट को की बात नहीं कर सकते, कि जैसे मान लीजिए मैं अगर मैकेनिकली किसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक स्ट्रीम का मतलब मैकेनिकल में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जब हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक डिजाइनिंग फील्ड से है, तो हम सिर्फ डिजाइनिंग फील्ड से ही एक उस टीम नहीं बना सकते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें वेरियस टीम्स बनानी पड़ेंगी। तो ये सब जो हम पढ़ते हैं, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग हुआ या आगे और जो भी टॉपिक है, ये सारे ऑपरेशन रिसर्च के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड, जैसे मैंने यहाँ पे बात किया आपसे, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, ये ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जो यूज कर रहे हैं टू अचीव द बेस्ट आउटकम। तो यहाँ पर भी जितने भी साइंटिफिक मेथड है उनको प्रॉपरली इंडस्ट्री में यूज करना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। अब आपने डिपार्टमेंट बना लिया, टीम बना ली, एप्लीकेशंस बना लिए, मींस एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने जो भी प्रोग्रामिंग करना मेथड थे वो आपने ऑप्ट कर लिए, ये सब कर लिया। अब बात आती है इंडस्ट्री रन करना, आप जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, देन व्हाट प्रॉब्लम वन ऑर्गेनाइजेशन विल फेस, देयर विल बी प्रॉब्लम फेस का स्टार्ट होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करके उनके प्रॉब्लम मीन्स सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करना, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। मीन्स आप क्या कर रहे हो, वहां पे ऑपरेशंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मुझे एक आउटकम मिला, ये उस आउटकम से जो भी डिसीजन आया, जो डिसीजन लिया गया, फिर देखा कि शायद कोई ऐसा डिसीजन या कोई और आउटकम हो जो उससे भी बेस्ट हो, देन वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर डिसीजन। ओके, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सॉल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। क्वालिटेटिव सॉल्यूशन अगर मिल रहा है तो ये बेस्ट है। ठीक है, वर्क फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बात किया है। फिर उसमें जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा लीनियर प्रोग्रामिंग का, वो समझा है क्या हो सकता है इसमें, किस तरह से हम कर सकते हैं, मेथड को कैसे यूज करना है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी आपको, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ी है, और वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रॉफिट, देन रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
तो यहाँ पर आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी हम बात कर रहे हैं, क्यों हमको इस प्रोग्राम की जरूरत पड़ी, क्यों ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हो। रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, बेस्ट पॉसिबल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये सब एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेथड यूज करते हैं, और उस बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन से हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और वो प्रॉफिट अर्न किस में करना चाहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज में। और इस लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए क्या यूज करते हैं, बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं, अब आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। कंपनी को हम स्टार्ट करने जाते हैं, ठीक है, हमने कोई या वर्कशॉप स्टार्ट की है, उसमें जब हम स्टार्टअप करेंगे या कोई भी एक स्टार्टअप होता है तो आप देखते हैं वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज किस तरह से होगा। एक तो सबसे पहले मनी के टर्म में, कोई पर्सन है, एक्स पर्सन है, अगर वो लोन लेता है तो लोन आपका क्या होगा, एक लिमिटेड अमाउंट में लोन लेगा वो। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट में लोन ले लिया। क्यों, क्योंकि लास्ट में पे तो उसी को करना है, बैंक जहां बैंक से लोन लेता है या किसी के थ्रू आप लोन मनी ले रहे हो, पे करना है आपको, रिटर्न देना है। देन यू कैन नॉट टेक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, देन यू विल हैव टू ऑल्सो मैनेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप द ह्यूमन रिसोर्स। आपको वहां पर जो भी ऑपरेशन करने के लिए जितने भी मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको उनको कंपनी में रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू पे देयर सैलरीज एंड ऑल द अदर एक्सपेंडिचर यू हैव टू पे विद इन अ लिमिटेड रेंज। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड, आप किसी भी की सैलरी भी कितनी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आपको लिमिटेड अमाउंट के अंदर और लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स के अंदर सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन को रन कराना पड़ेगा। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना अच्छा मीन्स आपका प्रॉफिट होने लगता है, तब लोग ऑर्गेनाइजेशन को धीमे धीमे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड लेवल तक रहते हैं, और आपने देखा होगा काफी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप के कुछ दिनों बाद ही वो बंद हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन है इसके ऊपर, कोई एक रीजन नहीं है। प्रॉपर मार्केट सर्वे नहीं हो पाता है, या प्रॉपर ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो पाते इंडस्ट्री में या उनके ऑर्गेनाइजेशन में। जिस लेवल पे उन्होंने सेटअप जमाया था उस लेवल के ऊपर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या और भी पैरामीटर्स होते हैं कि पैसा मीन्स आप लोगों ने अमाउंट तो मनी तो ले लिया है, अब वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं पर प्रॉफिट उतना नहीं आता जा रहा है, मीन्स कंपनी लॉस में चली जाती है तो वो बंद हो जाती है। तो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। कोई एक रीजन नहीं है किसी कंपनी का बंद होने का, काफी रीजंस होते हैं। अगर ह्यूमन जो भी आपके वहां पे एम्प्लॉयज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स देखी। Then there are certain assumptions we will discuss here. Assumptions की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो assumptions में हम देखेंगे सबसे पहला assumption है proportionality. What do you mean by proportionality? Proportionality का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई सेल करने जाता है मार्केट में, तो ये assumptions हम कर रहे हैं। मान लीजिए एक पेन का assumption कर लेते हैं। कोई कंपनी है, उसने मार्केट में पेन बनाना स्टार्ट किया, पेन लेकर आई है, उसने सेलिंग करना स्टार्ट किया और फिक्स कर दिया कि मैं इस पेन को 10 रुपीज में सेल करूंगा। अब वो कोई उसने सेल्समैन को दिया कि आपको 100 टारगेट दे रहा हूं मैं, आपको ये पेन सेल करना है विद इन 7 डेज और विद इन अ मंथ। ठीक है, वो सेल करने गया, पर क्या हुआ, क्या विद इन जो भी टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट में हाफ पेन सेल हुए हैं, और वो कितने पे हुए हैं, 10 रुपीज पे। अब क्या किया कंपनी ने, देखा कि ये पेन 10 रुपए में हम सेल कर रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी में सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना इसकी हम प्राइस कम कर देते हैं या कुछ हम डिस्काउंट दे देते हैं।
जब डिस्काउंट देंगी तो हो सकता है हमारे जितने पेन है वो सेल हो जाए। लेकिन क्या होता है, जब वो सोच के बैठा था कि पूरे पेन वो 10 रुपीज में सेल कर देगा, लेकिन हुआ क्या, जस्ट थोड़ा अपोजिट हुआ। हाफ क्वांटिटी में 10 रुपीज में सेल किया और हाफ क्वांटिटी को डिस्काउंट में सेल कर रहा है। लेकिन कंपनी एज्यूम करके चल रही है कि जैसे मान लीजिए अगर एक पेन को वो सेल कर रहा है 10 रुपीज में और उसको वहां पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है 1 रुपीज का, और 100 पेन सेल हो रहे हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि अगर एक पेन पे 1 रुपी का प्रॉफिट है तो 100 पेन पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 100 इंटू 1, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 100। तो ये प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर्स हम एज्यूम करके चलते हैं किसी भी कंपनी में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर हुआ है। जो पहला अजम्पशन है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी, वो हमने डिस्कस किया और ये क्लियरली समझा हमने यहाँ पर कि जो फैक्टर, जो भी प्रॉफिट होता है हम उसको जो भी जितनी भी क्वांटिटी है उनमें मल्टीप्लाई करके चलते हैं, तो एक प्रोपोर्शनल हमको मिल जाता है और उससे हम एक प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं कि इतना प्रॉफिट होने वाला है। देन नाउ वी विल लुक एट द सेकंड अजम्पशन, एडिटिविटी। एज क्लियरली नेम शोज कि हम किसी चीज को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब क्या है, एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बताऊंगा। जिसे मान लीजिए हम T1R किसी एक मशीन पर दे रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, और T2Rs हम दे रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। सेम मशीन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जो टोटल टाइम लगेगा हमको प्रोडक्ट 1 और 2 को बनाने में मशीन ए पर, वो कितना हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2 आवर्स, ठीक है। अब इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो आपको टाइम लग रहा है उसमें हम कोई चेंज ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चेंज ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट 1 को हम बना रहे हैं किसी मशीन पर, ठीक है। प्रोडक्ट 1 आपने बनाना स्टार्ट किया, वो मशीन पे 7 आवर्स लिए उसने, टोटल 7 आवर्स इंक्लूड हुए हैं। अब आप उस प्रोडक्ट को वहां से हटाएंगे, देन सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा जिसको हमें बनाना है उसको हम उस मशीन पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने उसको वहां से चेंज किया प्रोडक्ट को, तो चेंज में भी जो भी टाइम लगेगा हम उसको अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा एजम्पशन हो गया। तो टोटल टाइम जो हमारा लग रहा है किसी मशीन ए, या मैं ये कह सकता हूँ मशीन ए पर, या जो भी हम मशीन की बात कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए वर्किंग हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे T1 फॉर प्रोडक्ट 1 and T2 for product 2, then the total timing is T1 plus T2, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर सेकंड assumption को समझा है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस in continuity. We have to know that the linear programming models, in that decision variables are continuous. वो जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे कंटिन्यूस होंगे। इट मीन्स दे आर परमिटेड टू टेक एनी नॉन नेगेटिव वैल्यूज दैट सेटिस्फाइज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट जो होते हैं हमारे वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, ये हम अज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सर्टेनिटी। इन सर्टेनिटी वी विल डिस्कस दैट इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वेरियस पैरामीटर्स, namely the coefficient of right hand side of the constraint and resource value in the constraint are certainly and precisely known. जो भी राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट होते हैं वो सर्टेन रहेंगे और प्रिसाइज रहेंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट जो लास्ट अजम्पशन है फाइनाइट चॉइस। इन फाइनाइट चॉइस लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल ऑल्सो एज्यूम दैट देयर हैड अ फाइनाइट लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर फाइनाइट चॉइस रहती हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रहते, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, तो चॉइस भी हमारे पास लिमिटेड रहेगी।
ठीक है, तो यहां पर हमने देखा है प्रोपोर्शनलिटी, एडिटिविटी, कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी एंड फाइनाइट चॉइस। तो इस तरह से हम इन अजम्पशन को लेकर एक लीनियर प्रोग्रामिंग को यहाँ पर बना सकते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज मिसलेनियस। मीन्स मिसलेनियस में जो भी रिमेनिंग रहती है वो मिसलेनियस में आ जाएगी। इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन हो जाती है प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम, देन ब्लेंडिंग प्रॉब्लम, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, लॉस प्रॉब्लम, देन असेंबली लाइन बैलेंसिंग, देन मेक और बाय प्रॉब्लम। ये भी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देन इन मैनेजमेंट वी हैव मीडिया सिलेक्शन प्रॉब्लम, पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्रॉब्लम, प्रॉफिट प्लानिंग सिलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैन पावर शेड्यूलिंग प्रॉब्लम। देन इन miscellaneous applications we have diet problem, agriculture problem, flight scheduling problem, environment protection, facility location. There are many other miscellaneous problem. तो हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल के ऊपर। इंडस्ट्रियल की बात हम करते हैं तो इंडस्ट्री में हम टोटली डील करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट में हम क्या समझना होगा, क्या एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगी, एप्लीकेशंस आने वाले हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मार्केट। ठीक है, अब प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आपको मनी लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मटेरियल, और मार्केट में उसको आपको सेल करना है डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्शन को प्रॉपरली शेड्यूल करना है, ये सब इंडस्ट्रियल के अंदर ही आपका आ जाएगा। आपको लॉस कंट्रोल करना है। देन असेंबली लाइन बैलेंसिंग की अगर हम बात करें, असेंबली लाइन के बारे में मैंने आपसे बात की थी। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उस प्रोडक्ट के अलग अलग पार्ट्स की हम डिजाइनिंग करते हैं सेपरेटली। तो उसकी प्रॉपर असेंबलिंग की गई है या नहीं की गई है, प्रॉपर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो एक प्रॉपर चैनल में एक प्रॉपर लाइन बनती है, बैलेंसिंग लाइन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे तो मीडिया का मतलब ये होता है यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनाया उसकी प्रॉपर मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे, तो ये भी आपका मैनेजमेंट एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। प्रॉफिट प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट टीम करती है, किस तरह से प्रॉफिट अर्न करना है हमको किसी प्रोडक्ट से। देन मैन पावर शेड्यूलिंग, मतलब क्या हुआ है इसका, जितने भी आपको ह्यूमन रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ, कितने आपको रिक्वायरमेंट है और या ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉपरली मैनेज करना। मिसलेनियस की अगर हम बात करें तो काफी पैरामीटर्स हो सकते हैं एप्लीकेशन मिसलेनियस के, जैसे इन्वायरमेंट की बात हमने सबसे पहले की है। इन्वायरमेंट को सेफ रखना सबसे बड़ा टारगेट है इस समय। तो आप ऐसा कुछ भी कंपनी डिजाइन मतलब आप स्टार्टअप नहीं कर सकते जिससे जो भी आपका आउटपुट मिले या जो उससे आपके एनवायरनमेंट पे अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो आप ऐसे स्टार्टअप को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा दिन तक रन नहीं करा पाएंगे। तो एक ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वर्कआउट हो सकता है। देन वी हैव लोकेशंस। लोकेशन मीन जो ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप किया है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वो किस लोकेशन पे है, इस तरह के हम पैरामीटर्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं इसमें।
ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर तीनों एप्लीकेशंस को हमने अभी देखा है, इनको डिटेल में जब हम और डिस्कस करेंगे आगे। अब इसको पढ़ने से जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्या आउटकम हमको समझ में आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा यहाँ पे ऑपरेशंस के मैनेजमेंट को, वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। देन जो भी अभी तक पढ़ा है उससे ये समझ में आएगा कि बैलेंस लाइन के बारे में मैंने आपसे बात की थी, प्रॉपर शेड्यूलिंग के बारे में बात की थी, अल्टरनेटिव्स के बारे में बात की कि वी हैव लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, एक प्लान, प्रॉपर प्लान, मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल, ये सब आराम इजीली समझ सकता है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये सब पढ़ने के बाद कुछ असाइनमेंट होने चाहिए या कुछ टास्क होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसका कोई एक वैसा असाइनमेंट नहीं होगा कि मैंने आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया आपको करना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि किसी भी कंपनी को आप ले रहे हैं, एक सिंपल एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे और वो कंपनी अगर रन हम कराते हैं, या मान लीजिए मैं ही एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले मुझे किन पैरामीटर्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, ये मेरा इस वीडियो का एक असाइनमेंट है। और उसको लिखकर एक प्रॉपर हम चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट से अगर हम उसको समझेंगे तो हमें ये जो वीडियो पढ़ा है उससे ये सारे आउटकम हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा है। देन वी हैव सम रेफरेंसेस हियर, ये आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। वी हैव सम सर्टेन बुक्स एंड बुक्स यूज की गई हैं यहाँ पे रेफरेंसेस में। Okay student, thank you very much for giving your precious time. Thank you.